बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, डियर पाकिस्तानी, आज मैं आपकी जिस बात पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, यकीन मानिए कि अगर हम पाकिस्तानी मिन हैसुल कौम इस बात को समझ जाएं और इस बात के हल की तरफ निकल पड़ें तो यकीन मानिए कि अमेरिका जैसे मुल्क, कनाडा, इंग्लैंड और जो वेस्ट के ममालिक हैं, जिन लोगों को महज़ब मुल्क बनने में और आज की मौजूदा शक्ल हासिल करने में कई की सदियां लग गई, पाकिस्तान को दोस्तों सिर्फ चंद ही साल, कुछ 3 4 5 साल लगेंगे। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक की लिस्ट में, या आप ये कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, या आप कह सकते हैं कि मोस्ट लिवेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, उसकी लिस्ट में आ सकता है। तो दोस्तों, वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सी बात है, कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन सा ऐसा काम है जो पाकिस्तानी अवाम को मैं करने के लिए कह रहा हूँ। जी हाँ, मेरी मुराद यहाँ पाकिस्तानी अवाम को एक कौमी मजाक, जी हाँ कौमी मजाक, नेशनल जोक की तरफ मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और वो है हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुक्मरान और जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है मुल्क की, वो बेवकूफ़ बनाती है कि जी रूल ऑफ लॉ है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। मैं आपके सामने दो सिर्फ आर्गुमेंट पेश करूंगा, सिर्फ दो आर्गुमेंट, और दो आर्गुमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये साबित कर दूंगा कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है, ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, जबकि असल जो कहानी है, असल जो हकीकत है, वो इससे कुछ और है। इन तमाम सवालात के जवाब और दो जो वजूहात जो मैंने आज आपसे शेयर करनी है, उनको जानने के लिए मेरे चैनल हुमायूंस एजुकेशन टीवी के साथ जुड़े रहिए। इसे एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे आपकी तरफ से एक खूबसूरत सा इनाम और हौसला अफजाई मिल सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, तो बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की। दोस्तों, मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इस रूल ऑफ लॉ की जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी जो लिटरल लफ्ज़ी मतलब है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जी हाँ, जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कानूनदान ए वी डाइसी ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पेश किया था, जिसमें वो 3 नुकात गिनवाते हैं। जी हाँ, 3 नुकात जल्दी से आपकी खिदमत में पेश किया देता हूँ, फिर आपको जो 2 पॉइंट्स हैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने ये कोशिश करनी है और आपको कन्विंस करना है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है। तो पहले चलते हैं एविडाइसी के जो 3 पोस्टुलेट्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। एविडाइसी कहता है जी कि रूल ऑफ लॉ का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है देयर शैल बी, या देयर शुड बी एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Absolute absence of arbitrary power on the part of the government. Number 2 है all the citizens are equal before the law, and number third one is that there shall be no supremacy of special courts over the general courts. There shall be no supremacy of special courts over the जनरल और रेगुलर कोर्ट्स इन इंग्लैंड। जी दोस्तों, ये तो हो गई फिलोसॉफिकल बात, एकेडमिक बात कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। अब चलते हैं पाकिस्तान में जो कानून, दस्तूर पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 25 है, उसमें क्या कहा गया। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि जी पाकिस्तान में तमाम अफराद जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं, और किसी को किसी पे कोई फौकियत हासिल नहीं, और तमाम को लॉ के मुताबिक हैंडल किया जाएगा, डील किया जाएगा। जी दोस्तों, ये थी किताबी बात। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 वो मैंने आपके सामने पेश किया। अब चलते हैं दोस्तों, असल कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है, जिसकी बिना पे मैं कहता हूँ कि यहाँ तब्दीली आना बहुत मुश्किल है। अगर कोई तब्दीली आ भी गई तो बड़ी सुपरफिशियल सी होगी, बड़ी मामूली सी होगी, उससे पाकिस्तानियों के जो हालात हैं वो बदलने वाले नहीं, और पाकिस्तानी इसी तरह जिन हालात में, जिस करब में मर रहे हैं, गल सड़ रहे हैं, ये ऐसे ही गलते सड़ते और मरते रहेंगे। तो चलते हैं मेरा आर्ग्यूमेंट नंबर 1। जी दोस्तों, मेरा जो पॉइंट नंबर 1 ये है
मैं यहाँ आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक नहीं है बल्कि दो पाकिस्तान है। जी हाँ, एक पाकिस्तान नहीं है, दो पाकिस्तान है। एक अमीर का पाकिस्तान है, गरीब का पाकिस्तान है। अमीरों ने जो अयूब खां के दौर में पाकिस्तान में जो कुल अमीर फैमिलीज थी वो 22 थी। अब खैर से पाकिस्तान में जो अमीर फैमिलीज हैं वो 102 हो गई हैं। और ये बात मैं आप या कोई आम बंदा नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन अकील अब्बास जाफरी अपनी किताब पाकिस्तान के सियासी वडेरे में ये बात फरमा रहे हैं। और अगर आपने देखना है कि ये जो जितने भी अमीर ख़ानदान 102 ये कहाँ रह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कहाँ बसर हो रही है। सो दोस्तों, इनके घर कोई अलहदा नहीं है, किसी खुला में नहीं रह रहे, बल्कि ये पाकिस्तानी अवाम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ये 102 के 102 ख़ानदान आपको पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली, सेनेट और जो 4 सूबाई असम्बलीज हैं उनमें ये तमाम ख़ानदान आपको मिल जाएंगे। कहाँ? सूबाई असम्बलियों में, नेशनल असम्बली और सेनेट में। वहाँ ये लोगों के मुकद्दर का फ़ैसला कर रहे हैं कि वहाँ ये लोगों के लिए सियासत करते हैं लोगों के नाम पे, लेकिन एक्चुअली ये अपनी जायदादें, माल और अपनी औलादों को बढ़ाने के लिए यहाँ दोस्तों सियासत हो रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आपके नाम पे सियासत हो रही है, अमानत में ख़यानत हो रही है, पॉलिटिकल अमानत में ख़यानत हो रही है, और इनको पूछने वाला कोई नहीं। जी दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो दोस्तों मेरा आर्ग्यूमेंट है वो है कि पाकिस्तान में करप्ट कंट्रोल्ड सिविल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। जी दोस्तों, दोबारा फिर सुनिए, करप्ट कंट्रोल्ड सिविल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। अब दोस्तों चलते हैं, तीन इसमें चार अल्फाज हैं। पहले नंबर पे मैंने आपकी खिदमत में वर्ड पेश किया करप्ट। जी दोस्तों, क्या आपको इस बात पे से मेरे साथ इत्फाक नहीं है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो अवामी हुक्मरान हैं, क्या वो करप्ट नहीं है? क्या अगर तो आप लिटिल मीनिंग में करप्शन लेते हैं तो इनमें से 99% करप्ट हैं, क्योंकि ऐसे अफराद का, ऐसे लोगों का या ऐसे कैबिनेट के वजीरों का हुक्मरानी या हुकूमत चलाने से क्या काम, जो ताजर सियासतदान हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, जिनकी अपनी मिलें हैं, जिनके अपने जहाज हैं, जिनके अपने बड़े बड़े कारोबार हैं, वो अपने कारोबार चलाने के साथ साथ सरकार में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा मजाक है। हालांकि आपके आईने पाकिस्तान में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि दे शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्यारे दोस्तों, प्यारे पाकिस्तानियों, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कैसा होता है। ये सियासतदान जब सियासत में कदम रखते हैं तो कोई तो टूटी बाइक से सफ़र करता है, कोई मीटर रीडर से सफ़र करता है, किसी की छोटी सी भट्टी की दुकान होती है और वो तरक्की करते 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 इतनी तरक्की करता है कि उसके जो जायदाद है वो इतनी ज़्यादा और उसके असासे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर पुराने वक्तों का कानून भी आ जाए तो वो भी गश खा के गिर जाए और वो कहे कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान है ये मुझसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, और सुबहान अल्लाह इनकी कारकर्दगी पे और सुबहान अल्लाह इनके आमाल पे। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इनमें जो ईमानदारी है, सो कॉल्ड, यानी कि करप्शन जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। जी दोस्तों, आगे चलते हैं, कंट्रोल्ड। अब दोस्तों, ये जो कंट्रोल्ड का वर्ड है ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे सियासतदान जब भी 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं, वो आवाम से हाथ जोड़ के कहते हैं जी कि हमें 5 साल पूरे करने दीजिए। या वो इनडायरेक्ट इशारा कर रहे होते हैं कि हमसे जो ऊपर ताकत बैठी है वो हमें ना छेड़े, हमें मौका तो दे कि हम डिलीवर करते हैं कि नहीं करते। जैसा कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, बीबी की गवर्नमेंट है, उनको यही गिला रहा है कि जी हमसे जो ऊपर वाली ताकत है, जी हाँ ऊपर वाली ताकत दोस्तों आप समझ तो गए हैं, वो कहता है जी हमें ये काम ही नहीं करने देते। हम सियासतदानों को अगर ये काम करने दें फ्री एंड फेयर इन एन इंडिपेंडेंट वे, तो हम वाकई आवाम का जो मैंडेट लेके आता है हम उन पे पूरा उतरें और हम आवाम के लिए कुछ करके दिखाएं, ताकि 5 साल बाद जब हम दोबारा फिर आवाम के पास वोट लेने जाएं तो आवाम जो है हमारी कारकर्दगी और हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें वोट दे। तो सियासतदान कहते हैं जी कि हमें पहले दिन पे आते हुए हमें कंट्रोल किया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना। तो वो कहते हैं कि हम अवामी मैंडेट जो लेके आते हैं, हमें जब
इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं करने दिया जाता, हमें कंट्रोल किया जाता है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम किस तरह डिलीवर करेंगे। तो सियासतदानों का ये रोना है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वी आर कंट्रोल्ड। सो दोस्तों, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस बात को किस तरह जज करते हैं। अगर आप मेरा व्यू पूछें तो इस बात पे जो सियासतदान है बिल्कुल हक बजानब है। जो सियासतदानों की करप्शन है वो बाद का मामला है। सियासतदान किस तरह अपनी हुक्मरानी करते हैं वो बाद का मामला है। पहले नंबर पे उन्हें आज़ादी ही नहीं दी गई, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, उनको अगर फुल आज़ादी दे दी जाए, फुल उन्हें इंडिपेंडेंस दे दी जाए, तो वो कंट्रोल्ड हालात में इतनी करप्शन करते हैं। अगर उन्हें टोटल अनफेटर्ड अनब्रिडल्ड पावर दे दी जाए तो वो तो 2 दिन में ही मुल्क का दिवाला निकाल देंगे और मुल्क को खुदा न खास्ता बेच दें। सो दोस्तों, आगे चलते हैं। सिविल, वर्ड सिविल। जी दोस्तों, सिविल का वर्ड इसलिए यहाँ आता है कि पाकिस्तान में हर 5, 4 या 3 साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं, लोग अपने नुमाइंदों को बाकायदा इलेक्शन और इंतखाबात के ज़रिए, वोट के ज़रिए चुनते हैं। तो ऐसी हुकूमत जो लोगों के वोटों से बने, उसे सिविल गवर्नमेंट कहा जाता है या पॉपुलर गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है कि आपके मुल्क में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुआ। आपके मुल्क की जो इलेक्शन कमीशन है वो ही संजीदा नहीं है। अगर वो अल्लाह करे संजीदा हो जाए तो उन्हें ऊपर से जो ताकतें हैं वो पड़ जाती हैं जी कि इलेक्शन आपने इस तरह करना है। तो दोस्तों, यहाँ जो निज़ाम है वो एक फ़र्द के हाथ में नहीं है। यहाँ मिन हैसुल कौम इस निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है। मिन हैसुल कौम जो इधर काली बेड़े हैं उन्हें तलाश करना होगा और सबके सामने उन्हें निशाना इबरत अगर हमने ना बनाया तो दोस्तों, जो हालात हैं ये मज़ीद बेहतर होने की बजाय ये मज़ीद बदतर होते चले जाएंगे और इन दी एंड बात वही होनी है जो पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ खूनी इनकलाब आएगा। जी हाँ, खूनी इनकलाब तब तक ही दोस्तों टला हुआ है और नहीं आ रहा, क्योंकि अभी लोगों को हल्का फुल्का वो कहते हैं कि लॉलीपॉप दिया जाता है। लोगों को कहा जाता है जी हम आपके लिए, आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए ये कर रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये कर रहे हैं, आपकी सड़कें बनवा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोगों को ध्यान इन्होंने बटाया हुआ है। जिस दिन लोगों को ये समझ आ गई कि जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, इनका काम सड़कें, नालियाँ और जो खाले पक्के करवाना नहीं है, बल्कि इनका काम अच्छी लेजिस्लेशन करना है। फंड्स की जो गवर्नमेंटल लेवल पे, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट पे जो फंड्स की ट्रांसफ़र, उसे ट्रांसपेरेंट बनाना है। जो लॉ वायलेटर है उनको जस्टिस देना है और इन दी एंड मुल्क में ये देखना कि मेरिट की बुनियाद पे क्या काम हो रहा है, ये गवर्नमेंट्स का काम है। तब जाके हालात जो बेहतर होने हैं, तब जाके आपके जो हुक्मरान हैं इन्हें वो कहते हैं कि जो शुक्र बेमुहार बने हुए हैं, इन्हें तब जाके जो है अवामी जो प्रेशर और अवामी कंट्रोल की जो नकेल है वो डलेगी। जी दोस्तों, अगला और आखिरी वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जी दोस्तों, ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि जो हुक्मरान आवाम से वोट लेके आते हैं डेमोक्रेसी के ज़रिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए, वो डिक्टेटर बन जाते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के डिक्टेटर हैं दोस्तों। एक मिलिट्री डिक्टेटर है। मिलिट्री डिक्टेटर की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अवामी लिहाज से, अवामी फलाह बहबूद के लिहाज से और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से वो बड़ी बेहतरीन रही है। आप देख लीजिए अयूब खां का दौर, ग्रीन रेवोल्यूशन। आप देख लीजिए ज़ियाउल हक का दौर, वो अवाम के हवाले से, प्राइसेस कंट्रोल के हवाले से और पब्लिक एट लार्ज का दिल जीतने के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो किसी हद तक उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें, परवेज़ मुशर्रफ की जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने अवाम का दिल जीतने की कोशिश की। इधर मोबाइल इंडस्ट्री आई, टीवी चैनल्स आए, फिर लोगों के रोज़गार में इजाफा हुआ, लोगों को रोज़गार दिया गया, लोगों की जो ओवरऑल इकनॉमिक हेल्थ है वो तो ठीक हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें, मिलिट्री डिक्टेटर्स ने आके आपके मुल्क के जो इंस्टीट्यूशन है इनका बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इसी बात से आ गया कि आपका जो आइन है उसे उन्होंने विद वन
किक और विद वन स्ट्रोक ऑफ देयर बूट उन्होंने इसे उठा के फेंक दिया, मीनिंग देयर बाई आपके इलेक्टेड, आपके अवामी वोटों से बने हुए वज़ीर आज़म को वो कैसे जेल भेज देते हैं। फिर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपके जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनके दौर में अजीबोगरीब किस्म की रही। आप देख लीजिए कि जब भी अमेरिकन ने इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ी अपहीवल या कोई बड़ी तब्दीली लेके आनी होती है, पाकिस्तान में उस वक्त कोई ना कोई मिलिट्री डिक्टेटर हमें मिलता है। आप देख लीजिए 1965 की वॉर हुई, उस वक्त भी हमारे मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान थे। फिर 71 की वॉर हुई, उस वक्त भी फर्द वाहिद है यहिया खान। फिर से अफगान जहाद हुआ, उस वक्त भी पाकिस्तान पे ज़ियाउल हक विराजमान है। फिर 9/11 हुआ, उस वक्त भी फर्द वाहिद ही अवामी कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड है कि एक फर्द या चंद मिलिट्री वालों का एक जमगट्ठा वो गवर्नमेंट चलाना शुरू हो जाता है, ये अपनी पावर से, अपने हल्फनामे से ये तजावज़ है। अफवाज पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि वो इस तरह पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते रहें और जो मुल्क को इस तरह जो है चलाने की कोशिश करे। अफवाज पाकिस्तान का काम ये है कि वो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी मुसीबत में कोई एमरजेंसी हो, अफवाज पाकिस्तान सबसे आगे है, चाहे ये फ्लड हो, चाहे आग का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं एमरजेंसी रिलीफ का मामला हो। अब आप कल ही देख लीजिए, 2 दिन पहले कराची में प्लेन क्रैश हुआ है। सबसे पहले जो आपकी जो फोर्सेस वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंची हैं वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, फिर आपकी जो लोकल पुलिस फोर्सेस हैं ये बाद में आई हैं, फिर आपकी जो NGOs हैं वो आई हैं। तो आपके मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, मुहिब वतन और ऑर्गेनाइज जो इदारा है दोस्तों वो आपकी अफवाज पाकिस्तान है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन करके, पॉलिटिकल मदाखलत करके गवर्नमेंट्स बनाती हैं, चलाती हैं, अपनी एक किंग्स पार्टी बनाती हैं, तब मामला जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उन्हें सुधारने वाला कोई नहीं होता। जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी गुजारिश, 2 नुकाती जिसमें मैंने ये आपके सामने पेश एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं आपको क्विकली फिर इसे रिपीट कर देता हूँ कि इन लेटर एंड स्पिरिट टोटल अगर 100% देखा जाए, जैसे दूसरे ममालिक में रूल ऑफ लॉ है, यहाँ बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस वजह से कि यहाँ 2 पाकिस्तान है, अमीर का पाकिस्तान अलग है, गरीब का पाकिस्तान अलग। अमीर 95% जो वसाइल हैं उन पर काबिज है, जबकि गरीब जो है वो 95% पॉपुलेशन के हिसाब से है और उसके पास सिर्फ 5% वसाइल है। बाकी 95% जो वसाइल हैं वो 5% जो आपकी अमीर पॉपुलेशन उसके पास है। हैव्स और हैव नॉट में बढ़ता हुआ जो दिन ब दिन जो गैप है उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, यही गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं। लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो ताजर सियासतदान है, वो तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो वो किस तरह वो आपके और मेरे और अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ जो आपकी करप्ट कंट्रोल्ड सिविल डिक्टेटरशिप है, करप्ट कंट्रोल्ड सिविल डिक्टेटरशिप, उसकी मौजूदगी में दोस्तों रूल ऑफ लॉ का सोचना और ये देखना, ये उम्मीद लगाना कि पाकिस्तान में भी रूल ऑफ लॉ आ जाएगा। दोस्तों, ये रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन में कभी नहीं आना। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो कानून की नज़र में बराबर हो जाए। अब आप 3 दिन पहले की बात देख लें, पाकिस्तान की हाईवे पे एक सो कॉल्ड बीबी है, उसे पुलिस एहलकारों ने रोका। क्या कहती है आगे से कि मैं कर्नल की बीवी हूँ। तो क्या पाकिस्तान में जो कर्नल है, कर्नल की बीवी और कर्नल के ख़ानदान के लिए कोई अलग कानून है? क्या कर्नल की बीवी और उसके ख़ानदान वालों को पुलिस एहलकार नहीं रोक सकते? वो जिस तरह मर्जी वायलेशन करते रहें? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को एक, सबके लिए एक पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत है और उसको बनाने के लिए दोस्तों एक ही तरीका है, एक ही ताकत है और वो है आप। जी दोस्तों, आप वोटर ऐसा कर सकते हैं अगर आप 3-4 काम कर दें। मैं पिछले लेक्चर्स में भी कहता आया हूँ, आज फिर आपको क्विकली रिपीट कर देता हूँ। अगर आप अपने अंदर से हर शख्स अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दे, हर शख्स अपने काम सही
तरीके से सर अंजाम देना शुरू कर दे तो तब्दीली की लहर एक अंदर से आएगी। जब अंदर से एक तब्दीली की लहर आएगी तो ये बाहर वाले जो नेगेटिव फोर्सेस हैं इन्हें ख़त्म करके रख देगी। और जब लोग बाशऊर जो वोटर होगा वो बाशऊर और ईमानदार और डिलीवर करने वाले सियासतदानों को मुंतखब करेंगे, फिर आपका जो मीडिया है वो बेहतर हो जाए, फिर आपकी जो जुडिशरी है वो बेहतर हो जाए, और इन दी एंड जो मुश्किल तरीन मरहला है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो उसकी अनफिल्टर्ड अनकंट्रोल्ड और जो इसकी ट्रांसग्रेसिंग जो इसकी इंस्टिंक्ट है, जो अपने इख्तियार से तजावज़ करने की जो इनकी हिस्सा है चंद एक लोगों की, जो अपनी पर्सनल पॉलिटिकल वेंडेटा को सेटिस्फाई करने के लिए मुल्क के अदारों का, कानून का और बिल आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का और 22 करोड़ आवाम का जो मैंडेट है वो किस तरह से रोन देते हैं, और इल्ज़ाम किन पे आता है? आवाम बेचारे सियासतदानों पे आ जाता है। इसलिए कि इन लोगों को कोई ना कोई पॉलिटिकल स्केपगोट, इनको कोई ना कोई सियासी जो है बकरा कुर्बानी के लिए भी बनाना है, तो वो आसानी से इन्हें सियासतदान मिल जाते हैं। सियासतदानों को यहाँ दोस्तों फॉल्ट ये है कि सियासतदान क्यों नहीं अपने आप को यूनिटी के साथ, अपने आप को एक स्ट्रेंथ और कोहेशन के साथ अपने पॉलिटिकल अफाल सर अंजाम देते। जब सियासतदान अपनी जेबें भरनी होती हैं, जब मुल्क को लूटना होता है, तब उनका बड़ा एक दूसरे के साथ एका हो जाता है। जब किसी मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ पॉलिटिकल जदोजहद करनी होती है, तब वो तमाम अपने जो उनके इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए वो एक हो जाते हैं। तो जब पाकिस्तानी अवाम की बारी आती है, जब इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल डिलीवरेंस की बात आती है, जो इनकी डिलीवरी है सर्विसेज की डिलीवरी, तब इनसे इकट्ठा नहीं हो जाता। तब ये इन्हीं सियासतदानों की नालायकी और इन्हीं सियासतदानों की जो पॉलिटिकल बेहिसी है, इसी की वजह से जो आर्मी है वो इंटरवीन करती है, और आर्मी के पास बड़ा सीधा साधा और सच्चा जवाब होता है कि ये मुल्क को लूट के खा जाएंगे और पाकिस्तान के वजूद के लिए ये ख़तरा है, लिहाजा अब इनको जेलों में बैठना होगा या जिला वतन। सो दोस्तों, मेरे अजीज़ सियासतदानों, अपने अंदर कौमी जज्बा गैरत और अवामी जो मैंडेट है जो उसे लेके आते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। जब आप अवाम से सिंसियर हो जाएंगे, जब ऐसे लोग जिनके कदमों तले जो पॉलिटिकल जन्नत है, जो सियासी जन्नत है, वो अवाम के कदमों तले है, जब आप उसको ढूंढेंगे, उसको सही तरीके से अवाम को सर्व करेंगे, तो कोई जो इदारा है, चाहे मिलिट्री है, चाहे जो है, वो अपने इख्तियार से तजावज़ नहीं करेगा। जो सियासतदान है वो अपने हद तक अपने अफ़ाल और अपने जो अमाल उसे सही सर अंजाम दें, अलाइंसेस बनाना छोड़ें। अलाइंस सिर्फ एक ही बनाया, और वो है कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, किस तरह पाकिस्तानी अवाम से किए गए जो आप वादे, जब आप वोट लेने आते हैं तो उन्हें सबज बाग दिखाते हैं, जैसे ही आप पावर में आ जाते हैं तो ये जो पाकिस्तान में कल्चर है ना कि मैंने इलेक्शन में 1 करोड़ लगाया, 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, इसको अब ख़त्म करना होगा। अगर आप इसे ख़त्म नहीं कर रहे तो इसमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तबाही में अवाम का हक नहीं है, अवाम का हाथ नहीं है। अवाम बेचारे क्या करें? अवाम बेचारों का तो काम ही है वोट देना। वो वोट दे देते हैं, आगे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना आप जो ताकत में लोग हैं आपका काम है। अपनी जो ताकत को इस्तेमाल किस तरह करते हैं आपका काम है, ये अवाम का काम नहीं है। अवाम का काम सिर्फ है कि वो आपको वोट देते हैं, आप पे इत्मीनान करते हैं, आप उनके अवाम एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। लिहाजा अगर आप ठीक हो जाए, आप सियासतदान ठीक हो जाए, तो अवाम भी आपसे खुश है। और जो तीसरी ताकत है जिसको इक़्तिदार में आपको घर भिजवाने या बैरून मुल्क जिला वतन करने की जो ज़रूरत पेश आती है वो भी नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने कोशिश की आपके सामने इस बात को स्टैब्लिश करने की कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर इन दो चीज़ों पे अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान बड़ी जल्दी दुनिया के जो बेहतरीन ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें आ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ एक और छोटी सी बात ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने आधी तरक्की जो डेवलप मुल्क बनने के लिए कर ली, और वो कौन सी है? एक पाकिस्तान का एंगल इसने पूरा कर लिया, और वो 1998 में पाकिस्तान ने एक एटमी ताकत बन के हासिल कर लिया। अब गवर्नेंस के लेवल की बात रह गई है, इंशाल्लाह उस पर भी चंद एक सालों में पाकिस्तान में अवेयरनेस आ रही है, और लोगों को पता चल रहा है कि असल मसले की जड़ कौन है। तो दोस्तों, मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे सियासतदानों, मेरी बेहतरीन और काबिल एहतराम अफवाज पाकिस्तान, आप सबको सलाम। दोस्तों, मेरा आप में से किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है,
मेरा सिर्फ मेरे अंदर आपके अंदर जो बुराई है उसको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, और उस पिन पॉइंट करने का सिर्फ एक मकसद है, ग्रेटर कॉज। और वो ग्रेटर कॉज क्या है? पाकिस्तानियों की बेहतरी, ऐसे पाकिस्तानियों की बेहतरी जिनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी शख्सियत भी उनकी ग़ुलाम, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते थे कि मेरे वतन की जो खुशहाली है वो पहला कदम है। The welfare of the people of Pakistan is an end in itself, and all the institution of Pakistan, whether they are politicians, whether they are military men, or whether they are civil society, they are a means toward that end, and end is welfare of Pakistani people at any cost. सो दोस्तों, इसके साथ ही आपके से इजाज़त चाहता हूँ। मेरा चैनल हुमायूंस एजुकेशन टीवी से लाइक